नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 में। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। पेगासस जासूसी केस में सर्वोच्च अदालत ने क्या टिप्पणी की है? पीएम ने विपक्ष को क्यों कहा सेल्फ गोल करने वाला? अयोध्या में कैसे मनी दिवाली? और देश की अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की कवायद शुरू हो गई है। इसी के तहत राज्यसभा में आज जनसंख्या नियंत्रण पर प्राइवेट मेंबर बिल पर चर्चा होगी। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा की ओर से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर प्राइवेट मेंबर बिल पेश हो चुका है। 6 अगस्त यानी आज इस पर चर्चा हो सकती है। इसी मुद्दे पर राज्यसभा सदस्य अनिल अग्रवाल का प्राइवेट मेंबर बिल भी दिया गया है। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को जातीय जनगणना की मांग को लेकर पत्र लिखा है। नीतीश ने उनसे जातीय जनगणना के मुद्दे पर बातचीत के लिए समय मांगा। इस बात की जानकारी देते हुए बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैंने पीएम को पत्र लिख दिया है। अब जैसे ही समय मिलेगा वो इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए उनसे मुलाकात करेंगे। खास बात यह है कि पिछले दिनों बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश से मिलकर जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया था। इसके बाद नीतीश पर दबाव बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट में पेगासस जासूसी मामले में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा है कि अगर मीडिया की रिपोर्ट सही है तो ये आरोप गंभीर हैं। सीजीआई ने कहा कि मैं यह भी नहीं कहना चाहता कि दलीलों में कुछ भी नहीं है। हम यह भी नहीं कह रहे हैं कि कुछ याचिकाकर्ता इससे प्रभावित नहीं हुए हैं। शीर्ष अदालत जासूसी मामले की जांच की मांग वाली 9 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। अब इसी मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री और टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा ने भी अर्जी दी है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच कर रही सीबीआई ने गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि महाराष्ट्र सरकार जांच में सहयोग नहीं कर रही है। जांच के लिए उन्हें जो कागजात चाहिए वो उन्हें मिल नहीं पा रहे। जांच में शामिल सीबीआई अधिकारी को एसपी रैंक के अधिकारी धमका रहे हैं। शिकायत के बाद कोर्ट ने मामले में महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी। एक दूसरे की सीमाओं से लगे असम और मिजोरम के जिलों के अधिकारियों की मासिक बैठक होगी। इस बात की जानकारी देते हुए असम के मंत्री अशोक सिंघल ने कहा है कि बैठक में दोनों राज्यों के अधिकारी सीमा से जुड़े मसले सुलझाएंगे। विवादित इलाकों में न्यूट्रल फोर्सेस की तैनाती पर भी दोनों पक्षों के अधिकारी चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर से 370 हटाने के 2 साल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि 5 अगस्त को ही 2 साल पहले देश ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और सशक्त किया था। ऐसा करके जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को हर अधिकार, हर सुविधा का पूरा भागीदार बनाया गया था। पीएम ने कहा कि एक तरफ हमारे युवा भारत के लिए जीत का गोल कर रहे हैं तो वहीं देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राजनीतिक स्वार्थ में सेल्फ गोल करने में जुटे हैं। पीएम ने विपक्ष पर तंज किया कि जो लोग सिर्फ अपने पद के लिए परेशान हैं वो अब भारत को रोक नहीं सकते। नया भारत पद नहीं पदक जीतकर दुनिया में छा रहा है। नए भारत में आगे बढ़ने का मार्ग परिवार से नहीं बल्कि परिश्रम से तय होगा। 370 हटाए जाने के 2 साल पूरा होने पर दिन में श्रीनगर में कई जगह तिरंगा फहराया गया और जश्न मना। तो रात में रोशनी की गई। तस्वीरों में आप श्रीनगर के सबसे पुराने पुलों में से एक वुडन ब्रिज को देख सकते हैं जिसे तिरंगे के रंग में रोशन किया गया। अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखे जाने के 1 साल पूरा होने पर जन्मभूमि पर दिवाली मनाई गई। इस मौके पर राम मंदिर परिसर में साधु संतों में काफी उल्लास देखा गया। हनुमानगढ़ी में 1100 दिए प्रज्वलित कर मंदिर निर्माण की आधारशिला का वार्षिक उत्सव मनाया गया। हनुमानगढ़ी पे सीढ़ी पर 1100 दीपक जलाकर पूरे देश के आम जनमानस से अपील किया, आह्वान किया। और गरीबों को पीएम की अनाज योजना को किस नेता ने बताया भिखारी बनाने की कोशिश? किसानों ने कहा बीजेपी के कार्यक्रम में डाली खलल। शिवराज सिंह ने कांग्रेस विधायक को क्या दी नसीहत? राज्यों की अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 देश प्रदेश। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। नाराज किसान खास तौर से बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। हरियाणा के रोहतक में बीजेपी के कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में किसान पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। बीजेपी जेजेपी वालों को आगे आने के यहाँ परमिशन नहीं थे, नहीं तो रोहतक में बहुत बड़ा कुछ भी हो सकता है। मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने बाढ़ और इस तरह की दूसरी त्रासदियों के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की नदी जोड़ो अभियान को यूपीए सरकार न रोकती तो इस तरह की आपदा नहीं आती। मामले में कांग्रेस के मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने विधायक की मानसिकता पर सवाल उठाए। ग्वालियर में शिवराज सिंह चौहान के बाद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दौरे के वक्त एक दिलचस्प वाकया हुआ। दरअसल सीएम के साथ कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री लखन पटेल भी थे। तभी शिवराज सिंह ने लखन पटेल से कहा, देखो यहाँ नेतागिरी मत करना, वो तो हम विधानसभा में कर लेंगे।
यूपी के नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना पर विवादित बयान दिया है। चौधरी ने कहा कि बीजेपी सरकार 5 किलो अनाज देकर लोगों को भिखमंगा बनाना चाहती है। दिलचस्प बात ये रही कि इसी दौरान चौधरी ये भी कहते नजर आए कि राजनीति में गाली गलौज नहीं होनी चाहिए। खाने के लिए, लोगों को भिखमंगा बनाने के लिए 5-5 किलो अनाज की। अपने विवादित बयानों के लिए मशहूर बीजेपी विधायक राजा सिंह ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से एक बार फिर सानिया मिर्जा को तेलंगाना के ब्रांड एम्बेसडर पद से हटाने की मांग की है। राज सिंह की दलील है कि वो पाकिस्तान की बहू हैं, ऐसे में उनकी जगह पीवी सिंधु या किसी और स्थानीय खिलाड़ी को देनी चाहिए। सानिया को 2014 में तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। यूपी के मैनपुरी में घूस लेते हुए एक लेखपाल का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो सामने आने के बाद लेखपाल को निलंबित कर दिया गया। जिले के टोडरपुर गांव में तैनात लेखपाल साबिर हुसैन की एक शख्स ने रिश्वतखोरी की शिकायत की थी। आरोप है कि लेखपाल ने 40,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी, जिसमें से उसने 20,000 रुपए लिए थे। रिश्वत का आरोप लगाने वाले ने शिकायत के साथ लेखपाल का रिश्वत लेते हुए वीडियो भी सौंपा। सहारनपुर के ग्लोकल यूनिवर्सिटी में तेंदुए के 2 शावक घुस गए और बड़े मजे से एक कमरे में बैठकर मस्ती कर रहे। यूनिवर्सिटी बंद होने की वजह से कोई अफरा तफरी तो पैदा नहीं हुई, लेकिन जो कुछ स्टाफ मौजूद थे उन्हें इस बात की आशंका सताती रही कि कहीं आसपास कोई तेंदुआ मौजूद ना हो। यूपी के महोबा में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के दफ्तर में तैनात बाबू की पति और पत्नी ने मिलकर पिटाई कर दी। ये लोग बाबू पर रिश्वत लेने का आरोप लगा रहे थे और वीडियो में बुरी तरह से पिटाई करते दिख रहे हैं। मामला सामने आने पर छानबीन की जा रही है और कार्रवाई की बात कही गई है। उज्जैन में सुअर पकड़ने गई नगर निगम की टीम पर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। लाठी और पत्थरों से हमला करने की गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की गई। निगम कर्मी को पीटा गया और उपद्रवी पकड़े गए। सभी जानवर छुड़ा कर ले गए। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और पुरुषों की तरह भारतीय महिला हॉकी टीम भी आज रचेगी इतिहास। मुकाबला जारी है। अब बजरंग पूनिया से मेडल की उम्मीद है और हरियाणा में रवि दहिया पर इनामों की बारिश। ओलंपिक से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 टोक्यो ओलंपिक। भारतीय महिला हॉकी टीम आज टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचने के इरादे से उतरी है। भारत और ब्रिटेन के बीच कांस्य पदक और तीसरे स्थान के लिए मुकाबला हो रहा है। आज का मुकाबला जीतकर महिला हॉकी टीम भी अपना पहला ओलंपिक मेडल जीतने की कोशिश कर रही है। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल की अगुवाई वाली टीम से देशवासियों को बड़ी उम्मीदें हैं। भारतीय टीम 3 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराकर पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचकर अविश्वसनीय प्रदर्शन कर चुकी है। हालांकि सेमीफाइनल में बेल्जियम से उसे हार का सामना करना पड़ा था। टोक्यो ओलंपिक में भारत की मेंस हॉकी टीम ने 41 साल बाद इतिहास रच दिया। भारत की टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराया तो पूरे देश में जश्न का माहौल हो गया। पीएम मोदी ने फोन पर टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह से बातचीत के दौरान कहा, आपको बहुत बहुत बधाई, आपने बहुत गजब का काम किया है, पूरा देश नाच रहा है। टोक्यो ओलंपिक में इतिहास बनाने वाली हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि उनके विजन और हौसला अफजाई के बिना ये सपना सच नहीं हो पाता। उन्होंने इस पूरी यात्रा में हमें सपोर्ट किया। पूरी टीम की तरफ से उनको शुक्रिया। ओडिशा सरकार भारत की पुरुष और महिला दोनों हॉकी टीमों की स्पॉन्सर है। भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया आज टोक्यो ओलंपिक में अपने मुकाबले में उतरेंगे। बजरंग पुनिया से पूरे देश को पदक की उम्मीद है। बजरंग के परिवार समेत देशवासियों को उम्मीद है कि वो गोल्ड मेडल जरूर जीतेंगे। उनके परिवार और शुभचिंतकों ने उनके पदक जीतने के लिए मंदिर में प्रार्थना की। ओलंपिक में रजत पदक जीतने पर पीएम मोदी ने रवि दहिया और उनके कोच अनिल मान से फोन पर बात कर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने बधाई देते हुए कहा कि भारत को उन पर गर्व है और उनकी सफलता पूरे देश को प्रेरित करती है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि वो 15 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से उन्हें बधाई देने के लिए उत्सुक हैं। ओलंपिक में रजत पदक जीतने के बाद पहलवान रवि दहिया ने कहा है कि मैं देश के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे और मेरे कोच का समर्थन करने के लिए प्रार्थना की। मैं खुश हूं लेकिन संतुष्ट नहीं, क्योंकि मेरा लक्ष्य सोना था। मैं आगे और बेहतर प्रदर्शन कर देश को गौरवान्वित करने की कोशिश करूंगा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने दहिया के सिल्वर मेडल जीतने पर उन्हें बधाई दी और ऐलान किया कि प्रदेश की खेल नीति के मुताबिक दहिया को 4 करोड़ रुपए नगद और क्लास 1 की नौकरी दी जाएगी। रियायती दर पर दहिया को HSVP का प्लॉट भी मिलेगा। इसके अलावा दहिया के गांव नाहरी में आधुनिक सुविधाओं से लैस इंडोर रेसलिंग स्टेडियम बनाने का ऐलान किया। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता पीवी सिंधु का आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में राज्य सरकार की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने इस भव्य स्वागत के लिए राज्य सरकार को धन्यवाद दिया और कहा कि मुझे यहां आकर बहुत खुशी हो रही है। मैं अपने माता पिता की शुक्रगुजार हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया।
एनडीआरएफ और सेना ने कहां बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया। एनडीआरएफ कहां बुजुर्ग महिला की अंतिम यात्रा में हुई शामिल। यूपी के हमीरपुर में यमुना और बेतवा के उफान पर होने की वजह से बाढ़ का खतरा। बाढ़ बारिश से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 बाढ़ बारिश। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा है। ग्वालियर चंबल इलाके का करीब सारे जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। भिंड जिले के रौन तहसील में भी बाढ़ की स्थिति काफी भयावह हो गई है। हालांकि एनडीआरएफ और सेना की मदद से बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में बाढ़ पीड़ितों ने प्रशासनिक अधिकारियों का घेराव किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एसपी और कलेक्टर का घेराव किया गया। पीड़ित लगातार राहत की मांग कर रहे हैं। ग्रामीण तुरंत राहत नहीं मिलने से नाराज हैं। मध्य प्रदेश में बाढ़ प्रभावित जिलों में से शिवपुरी में हालात बहुत खराब हैं। जिले में चारों तरफ सैलाब से हाहाकार है। हालांकि एयरफोर्स के जवान रेस्क्यू कर रहे हैं। कोरबा में एक घर की छत पर फंसे 4 लोगों को ध्रुव हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एनडीआरएफ के बचाव कर्मियों ने गुरुवार को नयनतारा चक्रवर्ती नाम की एक 86 साल की बुजुर्ग महिला की अंतिम यात्रा में मदद की। बंगाल के 3 जिले हावड़ा, हुगली और पश्चिम मिदनापुर बाढ़ की चपेट में हैं। इसके चलते लाखों लोग अब भी बाढ़ प्रभावित हैं। करोड़ों की फसल नष्ट हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में बाढ़ के हालात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखा है। चिट्ठी में उन्होंने बाढ़ के हालात से निपटने में राज्य सरकार को अक्षम करार दिया और कहा, इस वजह से स्थिति को नियंत्रित करने में सफलता नहीं मिली। कर्नाटक के शिवमोगा चिकमंगलूर सीमा पर लक्कावली गांव में भद्रा रिवर प्रोजेक्ट के जलाशय पूरी तरह से भर गया। बीआरपी अधिकारियों ने गुरुवार को बांध के 4 दरवाजों को खोलकर 16,000 क्यूसेक बाढ़ का पानी छोड़ा। और देश के सामने क्या फिर से खड़ी हो रही है संक्रमण की सुनामी? क्या कम होगा कोविशील्ड के 2 टीकों के बीच का अंतराल? बंगाल में वैक्सीनेशन पर ममता और शुभेंदु में क्यों ठनी? देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग। कोरोना संक्रमण के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 45,000 से ज्यादा नए मामले आए। वहीं इस दौरान 40,655 मरीज संक्रमण से रिकवर हो गए। एक दिन में महामारी ने 465 लोगों की जान ले ली। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 4,08,000 से ज्यादा हो गई है। कोरोना के मोर्चे पर चिंता की 2 सबसे बड़ी वजह है। पहली ये कि केरल में मामले कम नहीं हो रहे। राज्य में 24 घंटे में फिर से 22,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं। जबकि दूसरी बड़ी परेशानी महाराष्ट्र को लेकर है। महाराष्ट्र में फिर से संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली है। यहाँ एक दिन में 9,000 से अधिक केस आए। देश में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है। इसी बीच जानी मानी वायरोलॉजिस्ट गगनदीप कंग ने कहा है कि कोरोना के वेरिएंट पर निर्भर संक्रमण का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल होता है। कंग का कहना है कि वायरस पर मौसम का भी असर होता है। डॉक्टर कंग ने कहा कि वो स्कूल को दोबारा शुरू करने के पक्ष में हैं, लेकिन शिक्षक और स्टाफ के साथ साथ जल्द से जल्द बच्चों का टीकाकरण शुरू करना जरूरी है। साथ ही ये ध्यान रहे कि क्लासरूम हवादार हो। कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज के बीच का गैप फिर से कम हो सकता है। सरकार इस पर फिर से विचार कर रही है। हालांकि ऐसा हुआ तो पहले सिर्फ 45 साल उससे अधिक की आयु के लोगों के लिए होगा। कोविड-19 वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने कहा है कि इस पर 2 से 4 हफ्तों में फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल साइंटिफिक आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है। देश में जहां वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने पर जोर है, वहीं किसी भी राज्य के निजी अस्पताल अपने 25% के टीके के कोटे को पूरा नहीं ले रही। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर 25% कोटे में से 12% टीका ही प्राइवेट अस्पताल ले रहे हैं। कुछ राज्यों में तो निजी अस्पताल 10% के आसपास ही वैक्सीन ले रहे हैं। जिन राज्यों के प्राइवेट अस्पताल सबसे ज्यादा टीके ले रहे हैं, उनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश शामिल हैं। इन राज्यों के प्राइवेट अस्पताल करीब 22 से 23% टीका ले रहे हैं, जबकि ओडिशा, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों के प्राइवेट अस्पताल महज 10 से 12% ही टीका अपने 25% के कोटे में से ले रहे हैं। हालांकि प्राइवेट सेक्टर के कोटा का बचा टीका सरकारी वैक्सीनेशन केंद्रों पर इस्तेमाल के लिए भेजा जा रहा है। हालांकि राज्यों को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की तरफ से कम टीके खरीदने को लेकर चिट्ठी लिखी गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में बीजेपी समर्थकों को वैक्सीन नहीं लगाई जा रही। अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि राज्य में स्थित केंद्रीय संस्थानों को तुरंत खोला जाए, जिससे कि इन केंद्रों पर सबके लिए वैक्सीनेशन शुरू किया जा सके। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने वैक्सीन मिलने में भेदभाव का आरोप लगाया है। ममता ने कहा कि गुजरात, यूपी, कर्नाटक और राजस्थान जैसे राज्यों को पर्याप्त वैक्सीन मिल रही है, जबकि बंगाल वैक्सीन की कमी से जूझ रहा है। ममता ने कहा है कि मैं किसी भी राज्य को ज्यादा वैक्सीन मिलने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन पीएम से आग्रह है कि बंगाल के लोगों के साथ भेदभाव न हो।
कोरोना काल में मुंबई के पत्रकार संगठनों की अर्जी पर लोकल ट्रेनों में पत्रकारों को यात्रा की अनुमति के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि जब मीडिया को कोरोना काल में सरकार ने जरूरी सर्विसेज की कैटेगरी में रखा है तो फिर उन्हें लोकल ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति क्यों नहीं है। कोर्ट ने राज्य सरकार के मामले में हलफनामा दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। और अफगानिस्तान में कहां हवाई हमले में हुई 10 आतंकियों की मौत। अफगानिस्तान को लेकर भारत की अध्यक्षता में यूएनएससी की बैठक आज। और कहां अफगान सेना से 303 तालिबान आतंकियों को किया ढेर। अफगानिस्तान में चल रही जंग से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 अफगान वर्सेस तालिबान। अफगानिस्तान के जाबुल प्रांत की राजधानी कलात के बाहरी इलाके में गुरुवार को हुए हवाई हमले में 10 आतंकी मारे गए। हमले के समय तालिबानी आतंकी एक सभा कर रहे थे। ये हमला पहले से लक्षित हवाई हमलों का परिणाम था। अफगानिस्तान सेना और तालिबान के बीच पिछले काफी समय से जंग जारी है। भारत की अध्यक्षता में आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक होगी। बैठक में अमेरिका की वापसी के बाद अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ने से कैसे रोका जाए, इसे लेकर चर्चा की जाएगी। भारत 1 अगस्त को 1 महीने के लिए सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना है। उधर रूस ने अफगानिस्तान में तेजी से बदलते हालात पर बुलाई एक अहम बैठक में भारत को न्योता नहीं दिया है। अफगानिस्तान में दिनों दिन खराब होते हालातों के बीच अमेरिका ने पाकिस्तान को अपनी सीमाएं अफगान शरणार्थियों के लिए खोलकर रखने को कहा है। अफगानिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच काफी संख्या में लोग पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। हालांकि तुर्की और पाकिस्तान ने अफगान शरणार्थियों के लिए बनी अमेरिकी नीति मानने से साफ इनकार किया है। अफगानिस्तान में तालिबान लगातार आक्रामक हो रहा है। टोलो न्यूज ने उरुजगन गवर्नर मोहम्मद उमर शिरजाद के हवाले से बताया कि तालिबान ने अफगानिस्तान के प्रसिद्ध कवि और इतिहासकार अब्दुल्ला आतिफी की हत्या कर दी है। 4 अगस्त को अब्दुल्ला की उरुजगन के चोराह जिले में उनके घर के बाहर हत्या कर दी गई। तालिबान ने अब तक इस मसले पर कोई बयान नहीं दिया है। अफगानिस्तान में राज्यों की राजधानियों पर कब्जे के लिए चल रही जंग के दौरान लश्करगाह में खून खराबा बढ़ा। मौजूदा हालात में 17 प्रांतों की राजधानियां खतरे में हैं। अफगान सरकार ने दावा किया है कि उसने 24 घंटे में 303 आतंकवादियों को मार गिराया है। हेलमंद प्रांत की राजधानी लश्करगाह में 1 हफ्ते से ज्यादा से लगातार युद्ध चल रहा है। अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में तालिबान के ठिकानों पर हुए अमेरिकी और अफगान बलों के हवाई हमलों में समूह को काफी नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों ने बताया कि लश्करगाह की प्रांतीय राजधानी के ज्यादातर हिस्सों पर तालिबान का कब्जा होने के बाद यह कार्रवाई की गई है। अफगानिस्तान में हमलावर तालिबान ने धमकी दी है कि अफगान सरकार के मंत्रियों पर अभी कई हमले किए जाएंगे। तालिबान ने काबुल में अफगानी रक्षा मंत्री बिस्मिल्लाह मोहम्मदी पर बम और बंदूक से मंगलवार को हमला किया था, लेकिन वो इससे बच गए थे। इसी से तिल मिलाकर तालिबान ने यह धमकी दी है। अफगानिस्तान के काबुल में तालिबानी आतंकियों ने एक 21 साल की लड़की को नकाब न पहनने पर गोली मारकर हत्या कर दी। अफगानिस्तान टाइम्स को दिए अधिकारी के बयान के मुताबिक नाजनीन नाम की 21 साल की लड़की जब अफगानिस्तान के सेंटर में स्थित बल्ख की ओर जा रही थी, तभी तालिबानी आतंकियों ने उसको अपनी गाड़ी में खींचा और उसकी हत्या कर दी। अफगानिस्तान में तालिबान के लगातार बढ़ते असर को देखते हुए रूस ने उज्बेकिस्तान सीमा पर अपने खतरनाक Tu-22M3 परमाणु बॉम्बर को तैनात करने का फैसला किया है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब रूस ने सुपरसोनिक स्पीड से उड़ने वाले अपने बॉम्बर्स की 4 यूनिट्स की किसी दूसरे देश में तैनाती की योजना बनाई है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।